आगे बढ़ना है बेटा। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हुआ था एक्सरसाइज 2, इसके पहले हुआ था लिस्ट। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ क्या क्या हुआ था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो क्विकली तुम लोगों का रिवीजन हो जाएगा क्योंकि तुम लोग टाइम बहुत कम मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो ये देखो लिखा हुआ है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैंने बताया था जो रिएक्शन और दो टाइप का होगा, या तो रिवर्सिबल होगा तो इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, दोनों साइड चल रहा तो रिवर्सिबल, अगर एक साइड जा रहा तो इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल भी था। ठीक है, इक्विलिब्रियम, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाए तो उसको तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो रेट आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो जाए किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा जब कोई फेज चेंज हो रहा हो, कोई केमिकल चेंजेस न हो, तो वहां पर होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर केमिकल चेंज हो, प्रोसेस में अगर केमिकल चेंज हो जाए तो उसको तुम बोलोगे केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैंने बताया था जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का अमाउंट धीमे धीमे डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट धीमे धीमे इंक्रीज होगा। एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब नेट चेंज जीरो हो जाएगा, उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे उसको। ठीक है, और उस स्टेज पर आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो जाएगा। आर एफ मतलब फॉरवर्ड रेट और आर बी मतलब बैकवर्ड रेट, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से, है ना। नंबर 1 है इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, मतलब लगातार रिएक्शन चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। थर्ड है ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी लाइक system such as pressure, concentration, density remains constant or invariant with time. Point 4 था the chemical equilibrium can be approached from either side. तुम रिएक्शन को किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, या तो रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करो या फिर प्रोडक्ट साइड से। फिफ्थ है कैटलिस्ट कैन फास्टेन द अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम बट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर तुम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हो तो इक्विलिब्रियम तेजी से अप्रोच हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी से स्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रिएक्शन पहले से ही इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा कैटलिस्ट का। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, तो जो केमिकल इक्विलिब्रिया है दो टाइप का होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस अगर सब स्टेट सेम हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का स्टेट सेम हो, फिजिकल स्टेट सेम हो, तो उसको बोलोगे होमोजीनियस। और अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग आ जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, उसको तुम बोलोगे होम हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बेटा इतना? आगे देखते हैं। आगे है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो रेट डिटरमाइन करने का एक तरीका है। किसी भी रिएक्शन का रेट तुम कैसे निकालोगे, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट बोलते हैं। फिर मैंने बताया था एक्टिव मास क्या होता है। तो एक्टिव मास क्या होगा बेटा? मोलरिटी, सोल्यूशन का जो मोलरिटी होता है उसको तुम एक्टिव मास बोलोगे। और अगर कोई गैस है तो गैस का पार्शियल प्रेशर उसका एक्टिव मास होगा। अगर कोई सॉलिड दिया गया, सॉलिड सब्सटेंस का एक्टिव मास यूनिटी होगा, 1 होगा। तो ये मैंने 3 से बताया था कि सोल्यूशन का, है ना, सोल्यूशन का मोलरिटी। गैस है तो गैस का क्या होगा बेटा? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और अगर सॉलिड है तो सॉलिड का एक्टिव मास क्या होगा? यूनिटी 1 होगा। सॉलिड का एक्टिव मास 1 होगा। नंबर 3, यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ प्लॉट करवाया था, है ना। तो ग्राफ तो समझ में आ गया होगा। और ये ग्राफ मैंने ऊपर भी समझाया था कि जैसे तुम कंसंट्रेशन की बात करोगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम से डिक्रीज होगा, फिर इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाएगा।
ठीक है। जहां पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ उसको तुम बोलोगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो दो क्वेश्चन कराया था इस क्वेश्चन में, फिर मैंने बताया था लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो मैंने बताया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो अगर कोई कंटेनर है, कंटेनर में ढेर सारे गैसियस मिक्सचर डालेगा, गैस यहाँ पर ABC, तो जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर अप्लाइड ऑन द कंटेनर वॉल ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। तो टोटल प्रेशर क्या होगा बेटा, जो गैस है गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर किसी भी गैस के एक्टिव मास को उसका पार्शियल प्रेशर कहेंगे। हाँ, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया था? हेलो बेटा बोलो, यस नो बोलो। यस सर। हाँ, डाल्टन्स लॉ इंपॉर्टेंट है, नहीं समझा तो दोबारा पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ क्या होगा बेटा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो अगर किसी कंटेनर में 3 गैस है, तीनों गैस का पार्शियल प्रेशर सम कर दो, पार्शियल प्रेशर को सम कर दो तो हो जाएगा टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में एक रिलेशन भी मैंने डिराइव कराया, ये वाला है ना। तो यहाँ पर P सबस्क्रिप्ट A लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, है ना। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बोला था इसको याद कर लोगे। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भी है और नीचे वाला भी, ये भी डाल्टन्स लॉ से ही डिराइव हुआ है। ठीक बेटा, तो ये दोनों याद हो गया। ऊपर वाला ये वाला दो क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था, और तुम्हें ये भी मालूम होगा मोल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हो मोल ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला हो उसका नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में रखोगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में रखोगे, तो उस कंपोनेंट का, है ना, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बताया था कि मोल फ्रैक्शन तुम कैसे निकालते हो। मुझे एक डाउट है, तो यहाँ तक सब, हाँ, तो इतना कर लिया होगा। फिर मैंने एक ये वाला क्वेश्चन कराया था, तो आसान क्वेश्चन था, कर लिया तुम लोगों ने। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सर किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ बेटा बोलो, पूछ लो क्या क्वेश्चन है। सर वो जो ये पार्शियल प्रेशर वाला था उसमें एक बार N2 और H वाली इक्वेशन दिखाना, उसमें कुछ पूछना है। N4H कहाँ पर बेटा? सर यही टोटल प्रेशर वाली। हाँ, ये वाला, इसमें क्या पूछना है बेटा बोलो। सर इसमें टोटल प्रेशर जो था वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का प्रेशर और NH3 का ऐड करा था, तो उसमें NH3 का अच्छा, ये वाला बेटा घबरा मत। ठीक है, अभी ये एक क्वेश्चन तुम्हें मिला है, अभी इस तरह से ढेर सारे तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। अगर तुम्हें फिलहाल के लिए अगर इसको इग्नोर किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करो, इस क्वेश्चन को। ठीक है, हटाओ, अभी के लिए इसको इग्नोर करो, हम लोग आगे सीखते हैं, फिर टाइम आने पर फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, घबराओ मत, मैं एक ही चीज को कई बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि एक चीज मुझे समझ में नहीं आता फिर बाद में कभी समझ में नहीं आएगा। तो मैं जो कॉन्सेप्ट है बेटा मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आज क्लास में जो पिछले क्लास में पढ़ाया कि मैं पूरा रिपीट किया, तो ऐसे कई मुझे लगेगा कि हाँ इसको दोबारा बताने की जरूरत है, तो बताओ। जैसे मोल फ्रैक्शन मैंने मोल फ्रैक्शन बताया था, यहाँ पे मैंने दोबारा बताया। तो जहां जहां पर कुछ चीजें आएगा दोबारा रिपीट होगा तो मैं इसको करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो घबराओ मत कि ये छूट गया तो अब कभी नहीं होगा, होगा बेटा, है ना। कई बार चीजें आएगा, जो केमिस्ट्री है ना पूरा अर्थ की तरह गोल है, तुम घूमते घूमते बार बार चक्कर लगाते रहोगे एक चीज को। सर किसी भी गैस के, सर किसी भी गैस के एक्टिव मास को, बोलो बेटा। हाँ, किसी भी गैस के एक्टिव मास को उसका पार्शियल प्रेशर कहेंगे। यहाँ पे बेटा कोई गैस, मान लो कंटेनर में कोई गैस रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कंटेनर में गैस, यहाँ पर गैसेस मिक्सर A + B गिव्स C प्रोडक्ट यहाँ पर है।
तो अगर पूछा जाए एक्टिव मास ऑफ गैस ए, तो एक्टिव मास क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर एक्टिव मास नहीं बोलोगे, ठीक है। एक्टिव मास क्या होता है, मैंने बताया था कि जो पार्ट, रिएक्टेंट का जो पार्ट रिएक्ट कर रहा है उसको एक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम लोग यहाँ पर अगर तुम देखोगे अगर हर क्लासेस में, है ना, कि एक्टिव मास कुछ दूसरा होता है जो हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव मास मतलब पार्शियल प्रेशर को एक्टिव मास नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास 12th लेवल में, है ना, इस लेवल में जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल किसी गैस है तो गैस का एक्टिव मास क्या होगा? उसका पार्शियल प्रेशर अप टू क्लास 12 पर, ठीक बेटा। आगे ये जो डेफिनेशन है वो चेंज होगा। आगे अगर तुम केमिस्ट्री आगे तुम लेते हो, पढ़ते हो, आगे तो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो क्लास 12 ही पढ़ना है बेटा। एग्जाम में आईटी में क्या पूछेगा? क्लास 12 ही पूछेगा ना, आगे का चीज तो पूछेगा नहीं। क्योंकि आगे का चीज अगर तुमसे पूछ लिया अभी, तो आईटी में जाकर वहां पर क्या पढ़ोगे, वहां के प्रोफेसर तुम्हें क्या पढ़ाएंगे? तो वो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमने क्लास 12th में जो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है ना। वो यही नहीं पूछते बेटा कि तुम क्या एक्स्ट्रा चीजें पढ़े हो, है ना। ये कुछ नहीं पूछा। तुम देखोगे सिलेबस उठाकर एडवांस का या मेंस का, उसमें अप टू क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, उसके आगे बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो घबराओ मत। तो फिलहाल के लिए पार्शियल प्रेशर क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ गैस, सॉरी, एक्टिव मास ऑफ गैस मींस पार्शियल प्रेशर, ठीक है। किसी बुक में तुमने पढ़ा होगा कि कुछ और भी होता है, तो उसको ध्यान नहीं देना, ठीक है। कई के बुक में कुछ अलग चीज लिखा रहता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा उसको देखो ध्यान से। तो आ जाओ बेटा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स to the product of concentration of reactant with each concentration term is raised to the power by the coefficient in overall balanced chemical equation is a constant quantity at a given temperature and it is called equilibrium constant. ये इतना भयानक सा इसका डेफिनेशन दिया गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे और इस डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह लिख दिया गया है, तुम अपने मन से बनाकर भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हो। तो बनाओगे कैसे, है ना। देखो यहाँ पर आसानी से बना सकते हो इसको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा गया उसको देखोगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको फिलहाल के लिए भूल जाओ कि क्या लिखा है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। मान लो यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। नीचे जो लिखा हुआ डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम उसको देखो। यहाँ लिखा हुआ है लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया गया, इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने रिएक्शन है बेटा बताओ, कितने रिएक्शन यहाँ पर चल रहे होंगे, कोई बताएगा क्लास में? बताओ बेटा, बोलो। 2 रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं सबको यहाँ पर? यस सर। सबको 2 रिएक्शन दिखना चाहिए यहाँ पर, है ना। कौन कौन से 2 रिएक्शन बेटा? एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। एक फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा उसको आरएफ लिख सकते हैं बेटा, आरएफ। जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है उसको आरबी लिख सकते हो, ठीक है। आरएफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आरबी मतलब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो अब यहाँ पर लगाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये सबको क्लियर बेटा? ये मैंने अभी को लाइन लिखा है, RF इज इक्वल टू KF डॉट समथिंग समथिंग। क्लियर है सबको? यस सर। ये लास्ट क्लास में मैंने कराया था ना, ये हो गया लॉ ऑफ मास,
लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर रिवर्स रिएक्शन, फॉर रिवर्स रिएक्शन। अगर रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखो बेटा, आरबी लिखोगे, ठीक है। अब बोलो, बताओ बेटा, बोलो यहाँ पर क्या लिखो, आरबी इज इक्वल टू सर के बी K सर के बी के बी मल्टीप्लाइड बाई, बोलो, सर सी रेस टू दी पावर सी इंटू डी रेस टू दी पावर डी। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, सी और डी, ये हो गया ना। इसको तुम लिख दो 0.2। कितना समझ में आया बेटा? यहाँ Yes, पर तुमने sir. दो इक्वेशन बनाया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पर आर एफ इज इक्वल टू आर बी होता है कि नहीं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। यही तो कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिब्रियम का, यस सर। ठीक है ना। Yes, sir. तो अब आर एफ और आर बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो आर एफ हो गया ये वाला पार्ट, है ना, और आर बी हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आर एफ और आर बी को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ लिखोगे के एफ डॉट, आर एफ में लिख रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट ए पावर ए स्क्वायर ब्रैकेट बी पावर बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्क्वायर ब्रैकेट सी पावर सी स्क्वायर ब्रैकेट डी पावर डी। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साइड कर लो। देखो के एफ और के बी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, उसको मैं एक साइड ला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे के एफ डिवाइड बाई के बी इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई के बी। तो अब ये वाला क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा यहाँ पर ना, Yes, sir. है ना बेटा। तो अब यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट सी पावर सी स्क्वायर ब्रैकेट डी पावर डी डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट ए पावर ए स्क्वायर ब्रैकेट बी पावर बी। यहाँ सबको क्लियर बेटा ये वाला, ये Yes, जो मैंने sir. लिखा है सबको Yes, क्लियर है? sir. यहाँ पर किसी कोई डाउट नहीं है ना? सर मुझे एक No, डाउट sir. है। अब देखो, हाँ पूछ लो बेटा डाउट। सर स्टैंड तो सेम है रिवर्स में और फॉरवर्ड में, तो के एफ के बी क्यों करा, वहाँ तो के ही लग देते। नहीं, के एफ के बी सेम नहीं होगा। के एफ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट सेम नहीं होगा। यहाँ पर रेट कांस्टेंट है ना बेटा। जो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम होगा। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अलग अलग होता है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट वो अलग हो, बैकवर्ड का अलग हो। ये इक्वल भी सकता है और अलग भी हो सकता है, ठीक है। ओके सर। तो के एफ डिवाइड बाई के बी, तो ये क्या है बेटा, रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट। अगर दो कांस्टेंट का रेशियो लोगे तो वो रेशियो भी कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, के सी, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, के सी, के सी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट सी पावर सी स्क्वायर ब्रैकेट डी पावर डी डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट ए पावर ए स्क्वायर ब्रैकेट बी पावर बी, वेयर के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो के हो कैपिटल के है, एंड अगेन के सी तुमने किसके जगह पर लिखा बेटा, के सी इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई के बी। तो जो के एफ डिवाइड बाई के बी था उसके जगह तुमने क्या ले दिया, के सी। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है इसके जगह पर तुमने के सी लिख दिया। तो व्हाट इज के सी? के सी इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा, एक्टिव मास multiplication of active mass of product divide by multiplication of active mass of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient। ये तुम्हारा आ गया, क्या आ गया बेटा, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
ठीक है, तो ये जो तुमने लिखा है बेटा इसको याद रखना है। कैसे याद करोगे, है ना, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो तुमने ये बनाया बेटा, है ना, Kc का जो एक्सप्रेशन है यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसी को ऊपर अलग, है ना, यहाँ पर लिखा गया अलग फॉर्म में, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे क्या है बेटा, इसको ध्यान में रखो, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ध्यान देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with each concentration term is raised to the power by its coefficient in overall balanced chemical equation is a constant quantity at a given temperature and it is called equilibrium constant। तो अब समझ में आ रहा है बेटा स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट समझ में आ गया बेटा, है ना? यस सर। Yes, हाँ, sir. पहले समझ में नहीं आया क्या लिख दिया यहाँ पर, ध्यान रखना स्टेटमेंट, अब समझ में आ गया होगा पूरा पूरा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो क्लियर, सबको समझ आ गया बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं छोटा कर लेता हूँ उसको, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो ये पूरा एक पेज में आ जाएगा तुम्हारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो बोल देना, ले लेना बेटा, बोल देना, हो गया? सर हमारी Yes, क्लास हर sir, हो हफ्ते गया। दो चलेगी? क्या बेटा? क्लास हर हफ्ते दो चलेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, इस वीक जो है वो 4 दिन तुम लोग को 2 क्लास चल रहा है ना। सैटरडे संडे को तुम्हारा 2 नहीं होगा, एक होगा ना सैटरडे संडे को। यस सर, सिंगल ईयर केवल 4 दिन इसलिए लिया गया है ना, कि जो तुम्हारा कोर्स है तो थोड़ा पीछे चल रहा है वो थोड़ा सा लेवल में आ जाए। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का जो ज्वाइन हुआ है बेटा क्लास में थोड़ा सा लेट हुआ है ना, तो उसको लेवल में लाने के लिए थोड़ा सा 4 क्लास एक्स्ट्रा रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में कुछ लगे, कभी कभी लगेगा, 2 क्लास, रोज नहीं लगेगा। ठीक बेटा, ऐसा नहीं लगेगा, कभी कभी तुम लोगों का डबल क्लास हो जाएगा। और किसी कोई डाउट बेटा यहाँ पर टॉपिक में कोई डाउट तो पूछ सकते हो, बाकी क्लास का क्या है तुम लोग बात कर लेना। इसमें कोई डाउट हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। चलो आगे चलते हैं। पढ़ाना नहीं बेटा, 2 क्लास लगे तो क्या हो गया, है ना, पढ़ना तो है ही। जो ऊपर मैंने यहाँ पर डेराइव किया था, इसको यहाँ पर पहले से ही डेराइव था यहाँ पर, तो मैंने इसको लिया नहीं, तो मैंने करके दिखाया तुम ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो समझ में आ गया होगा तो उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। तो ये जो मैंने ऊपर ड्राइव किया था बेटा उसी को यहाँ लिखा गया नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिर लगेगा तो। जैसे यहाँ पर है ना, ये क्वेश्चन लिखना तुम्हें, जैसे दिया गया है N2 प्लस थ्राइस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस NH3। अब इसका Kc लिखना है, तो Kc क्या होगा बेटा यहाँ पर? Kc होगा यहाँ पर, देखो Kc क्या होगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास। तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास क्या है बेटा? अमोनिया प्रोडक्ट में है, अमोनिया का एक्टिव मास रेज़ टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो रिएक्टेंट में क्या है? N2 है ना, और क्या बेटा? H2 है रिएक्टेंट में। ठीक है, और H2 का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो क्यूब हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विथ PCl3 प्लस Cl2। ठीक है बेटा, अब इसका Kc लिखना है बेटा, तो बताओ क्या लिखूं मैं? Kc बताओ, इसका एक्सप्रेशन बताओ Kc का, बताओ। Kc इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 3 PCl3 इनटू Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट Cl2 अपॉन में PCl5। PCl5 ये होगा ना बेटा। एक और करो यहाँ पर, एक मैं और दे रहा हूँ यहाँ पर, CaCO3 सॉलिड gives CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस।
इसका केसी क्या होगा, है ना। देखो जो सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 रखना है ना, इसका एक्टिव मास 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो CO2 है, CO2 का मोलरिटी रखोगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट CO2, सर CO2 अपॉन में 1 ही आएगा। और नीचे क्या होगा बेटा, 1 आएगा ना। यस सर। तो मतलब इसको 1 को लिखा नहीं है तो 1 को हटा दो यहाँ पर, तो केवल स्क्वायर ब्रैकेट CO2 आएगा, ठीक है। और एक और दे रहे हो बेटा यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा हुआ ट्वाइस HI इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2 प्लस I2। इसका बताओ कैसे क्या होगा। ये सब गैस, कोई सॉलिड में नहीं है बेटा, सब गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो कैसे क्या होगा सर केसी इक्वल्स टू H2 अपॉन में HI होल स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट HI होल स्क्वायर होगा। होल तो सबको समझ में आ गया बेटा किस तरह से हम लोग लिखते हैं केसी का एक्सप्रेशन। तो नोट कर लो इसको, है ना। तो यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल दिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया किस तरह से केसी का एक्सप्रेशन लिखा जाए। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा यहाँ पर जो तुमने ये लिखा है केसी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा कैपिटल के को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में सी लिखा गया है। तो ये सब स्क्रिप्ट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी मतलब होता है कंसंट्रेशन। यहाँ जो सी है ना, वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पर जो तुमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, जो एक्टिव मास लिखा है, एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म्स में है, इसलिए इसको लिखा गया केसी, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा, इसलिए केसी लिखा गया, ठीक है। तो ये सी का मतलब समझ में आ गया बेटा कि मतलब कांस्टेंट हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो सी है, सी मतलब हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन को ये एक्सप्रेस कर रहा है। सर जो एक नीचे एग्जांपल उसके अंदर 1 कैसे हुआ था। बेटा जो सॉलिड है ना, देखो ये देखो सॉलिड है ना, कैल्शियम कार्बोनेट यस सर। सॉलिड है कि नहीं बेटा। ये यस सर। CaO क्या है, ये भी सॉलिड है ना। और मैंने ऊपर बताया था सॉलिड का एक्टिव मास, ठीक है। सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, यूनिटी होता है। आज भी मैंने इसको रिवाइज कराया था। सॉलिड का एक्टिव मास क्या होगा, एक्टिव मास यूनिटी मतलब 1, ठीक है। तो CO2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई CaO होगा, है ना, डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट CaCO3 होगा। ऐसा लिखा दो तुमने। लेकिन जो CaO है उसमें तुम क्या लिखोगे, ये 1 लिखोगे ना बेटा यहाँ पर, क्योंकि सॉलिड है CaO। अब CaCO3 जब तुम क्या लिखोगे बेटा, ये भी सॉलिड है, तो यहाँ पर भी तुम 1 लिखोगे। और 1 को लिखा नहीं जाता तो 1 को हटा दो। 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं है, हटा दिया। तो क्या होगा, केसी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट CO2, ठीक है। यस सर। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना है, ठीक है, अच्छे से। नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, केसी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर हैज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो देखो बेटा पर्टिकुलर रिएक्शन लिखा हुआ मतलब कि हर एक रिएक्शन के लिए जो केसी का वैल्यू है वो अलग अलग होगा। अगर तुमने रिएक्शन को चेंज कर दिया तो जो केसी का वैल्यू है ना वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। मान लो एक रिएक्शन के लिए केसी बोले तो दूसरा है 4 है, तो दूसरे के लिए क्या होगा 5 होगा, तीसरे के लिए क्या होगा बेटा 0.1 × 10⁻⁻5 हो सकता है। मतलब केसी का वैल्यू अलग अलग रिएक्शन पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक रिएक्शन पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होगा। तुमने एक रिएक्शन लिखा, टेम्परेचर लिखा, तो उस टेम्परेचर पर जो केसी का वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ केसी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टेम्परेचर। मतलब जो केसी का वैल्यू है, केसी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो केसी का वैल्यू क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यस और किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। तुमने यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, कैटलिस्ट डाल दिया,
कोई दूसरा इनर्ट सब्सटेंस डाल दिया वहां पर, तो केसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बोल्ड में लिखा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट को देखो, लिखा हुआ है इट्स वैल्यू इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट। जो केसी का वैल्यू है, केसी तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तुम रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है कुछ भी रख दो, है ना, कांस्टेंट का वैल्यू तो हमेशा फिक्स होना चाहिए बेटा, जो केसी का वैल्यू फिक्स होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो कंसंट्रेशन कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। केसी क्या है बेटा, केसी हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वो फिक्स है, चेंज नहीं होगा। फोर्थ, द वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स द proportion of product formed at equilibrium. Large Kc value means large proportion of the product. देखो इसका मतलब, जो Kc होता है ना, Kc is equal to the concentration of product divided by concentration of reactant, ये तो लिखा था, है ना। तो अगर Kc का वैल्यू बढ़ा दोगे, अगर Kc ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो प्रोडक्ट्स है उसका अमाउंट ज्यादा होगा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, है ना। इसका मतलब Yes, अगर sir. केसी लार्ज, अगर केसी का वैल्यू लार्ज है, तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा बेटा, जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या होगा, लार्ज प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट होगा। ये फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अगर केसी का वैल्यू कम कर दोगे, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, केसी का वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट तो ज्यादा है सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट का। भी कम हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है तो उसमें रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पर तीन रिलेशन देखो, यहाँ दिया गया 1 2 3, तीनों को देखेंगे, है ना। नंबर 1 देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बेटा सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, when the reaction is reversed the equilibrium constant or reverse reaction will also be inverse। अगर तुम रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बेटा, इनवर्स हो जाएगा। देखो एग्जांपल में, देखो एग्जांपल में क्या लिखा गया है, a plus b is in equilibrium with c plus d। तुमने Kc लिखा, है ना, फिर क्या किया बेटा, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुमने रिएक्शन को रिवर्स किया तो न्यू रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो न्यू रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन जो है बेटा, उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, दैट विल बी द रिवर्स इनवर्स ऑफ प्रीवियस वन। देखो इसका तुमने इनवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, है कि नहीं, ऊपर वाले का रेसिप्रोकल है कि नहीं, नीचे देखो यहाँ लिखा हुआ 1/Kc। ठीक है, तो याद रखो, अगर रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा पहले का। आसान है ना, उल्टा किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो गया, खत्म। पॉइंट 2 देखो, पॉइंट 2 देखो, यहाँ पर काफी आसान देखो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, देखो, if coefficient of reactant and product are half double and accordingly the Kc will also change। ऊपर क्या लिखा हुआ है भूल जाते हैं, डबल हाफ का मतलब भूल जाते हैं। नीचे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसको देखो। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है a plus b is in equilibrium with c plus d। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुमने इस रिएक्शन को एक नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले का क्या होगा बेटा, n टाइम्स हो जाएगा। देखो इसका जो पावर है, जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का पावर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर दे रहा हूँ, ये स्क्वायर के लिए बनाएगा था इक्वेशन, तो इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे, चलो छोड़ दो, मैं यहाँ पेन से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K प्राइम C, दैट विल बी द Kc पावर n। तो जिस नंबर्स तुम मल्टीप्लाई करोगे
वो नंबर एक्सपोनेंट में चला जाएगा। याद रखो, अगर किसी नंबर से तुम इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर एक्सपोनेंट में चला जाएगा। ठीक है, तुमने इस इक्वेशन नंबर 1 को स्मॉल n से मल्टीप्लाई किया, देखो स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको पूरे को n से मल्टीप्लाई किया, तो जो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सपोनेंट में चला जाएगा। ठीक है, नंबर ठीक है बेटा, सर यस सर। इसको नोट कर लो। इसमें नंबर सेम होना चाहिए सबका। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो सेम ही नंबर होगा ना बेटा, पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे। अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इससे a से b से c से d से चारों से मल्टीप्लाई होगा ना। यस सर। सर सेकंड रिलेशन एक बार फिर समझा दो, मेरी क्लास एग्जिट हो गई थी। क्या बेटा? मेरी क्लास एग्जिट हो गई थी गलती से। सेकंड ऑप्शन एक बार रिलेशन थोड़ा जोर से बोलो, आवाज एक मिनट रुक जा, मैं यहाँ पर हाँ अब बोलो। सर मेरी क्लास गलती से एग्जिट हो गई थी, सर सेकंड रिलेशन एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, जिसमें भी क्लास मिस हो गई बेटा, क्लास के बाद पूछ लेगा मुझसे रुक कर। ठीक है, जो भी डाउट होगा। हमारा क्लास मिस हुआ था कल का ना, ये बोल रहे हो ना बेटा? फिर सेकंड रिलेशन समझा दो दोबारा। ओके ओके, सेकंड रिलेशन दोबारा समझा दो, ये पूछ रहे हो। ओके ठीक है, देखो बेटा सेकंड रिलेशन क्या लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ। यहाँ पर c प्लस डी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, देख लो। इसको मैं हटा दे रहा, इरेज कर दे रहा हूँ। तो a प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद c प्लस डी। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc इज इक्वल टू x दिया गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बेटा? x दिया गया है। अब इस इक्विलिब्रियम को तुमने एक नंबर n से मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को n से मल्टीप्लाई करो तो na प्लस nb इज इन इक्विलिब्रियम विद nc प्लस nd। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए होगा, इसके लिए जो kc होगा, kc विल बी, है ना, x पावर n। जो पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके एक्सपोनेंट में n चला जाएगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर उसके एक्सपोनेंट में चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने बोला, समझ में आ रहा है बेटा? जिस नंबर से इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर एक्सपोनेंट में चला जाएगा। आगे देखो पॉइंट 3, व्हेन ए नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स are added, the equilibrium constant for overall reaction is the product of equilibrium constant of respective reactions। मान लेते हैं यहाँ पर 3 रिएक्शन है। ठीक है, A is in equilibrium with C, C is in equilibrium with D, T is in equilibrium with E and F। ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू x1 दिया गया है। सेकंड के लिए जो Kc है, Kc इज इक्वल टू x2 दिया गया है। थर्ड के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो x3 दिया गया है। अब तुमने क्या किया बेटा? तुमने एक और रिएक्शन बना रहे हो। कैसे बना रहे हो बेटा? इन तीनों रिएक्शन को ऐड करके। ठीक है, इन तीनों रिएक्शन तुमने ऐड किया, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? A। ठीक है, रिएक्टिव साइड में क्या होगा? A होगा प्लस C होगा प्लस D होगा। प्रोडक्ट साइड में क्या होगा बेटा? C होगा, D होगा, E होगा और F होगा। अब देखो C और D कुछ कैंसिल हो जा रहे हैं, जो कैंसिल हो बेटा उसको कैंसिल कर दो, जो कैंसिल नहीं हो रहा उसको ऐसे ही रख दो। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? A इज इन इक्विलिब्रियम विद E प्लस F। ये समझ में आ रहा है बेटा? तुमने ऊपर वाले रिएक्शन को केवल ऐड किया तो ये बन गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। जिसको डाउट पूछ ले बेटा। तुमने रिएक्शन को ऐड करके एक न्यू रिएक्शन बनाया यहाँ पर, A इज इन इक्विलिब्रियम विद E प्लस F। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एडेड इक्वेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच एडेड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मल्टीप्लाइड बाई x3। समझ में आ रहा है बेटा? जितने भी रिएक्शन को ऐड करोगे उस सब रिएक्शन से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, x1 x2 x3 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा? Kc क्या है यहाँ पर? फर्स्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc x1 दिया गया है, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा x1 का। सेकंड का दिया गया है x2, थर्ड का x3।
तो फोर्थ क्या होगा, फोर्थ को x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मल्टीप्लाइड बाई x3। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, देखो ये तीनों नोट कर लिया है ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तीनों पॉइंट का। सर कर लिया सर, नोट कर लिया। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3। तो अब देखो जो K1 K2 है वो क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को इस तरह से हेड सेपरेट करोगे कि ताकि ये थर्ड रिएक्शन बन जाए, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड को इस तरह से कंबाइन करोगे कि थर्ड वाला मिल जाए, ठीक है। तो थर्ड में देखो जो N2 है वो रिएक्टेंट साइड में है कि नहीं, N2 यहाँ देखो, N2 कहां से मिलेगा तुम्हें, सेकंड रिएक्शन से मिलेगा, यस सर। ठीक है। सर अब देखो जो प्रोडक्ट में NO है, NO क्या बेटा, फर्स्ट रिएक्शन से मिलेगा, मतलब तुमने इन दोनों रिएक्शन को जस्ट ऐड किया है, तो ऐड करो, देखो थर्ड रिएक्शन मिल रहा है कि नहीं ऐड करने पर, यस सर। है ना। देखो यहाँ पर O2 है, O2 में से हाफ O2 निकल जाएगा तो हाफ O2 बचेगा, है ना। और N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, N2O प्लस हाफ O2 गिव्स ट्वाइस NO, ये है K3। इसका मतलब तुमने दो इक्वेशन को ऐड करके K3 बना रहे हो, तो K3 क्या होगा, K3 इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाइड बाई K2, ये तो होगा। यस सर। हाँ, नोट कर लो इसको बेटा। एडिशन समझ नहीं आई कैसे करी। अरे ऐड करो बेटा, ऐड करके देखो ना, इसमें समझने वाली क्या बात है। देखो ऐड करो तुम डायरेक्ट, देखो मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा देखो, ठीक है, मेरा देखो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, बस मैंने स्पेस ले लिया, काफी ज्यादा स्पेस हो गया यहाँ पर। तो इन दोनों इक्वेशन को तुम्हें ऐड करना है, ऐड करो, तो ये हो गया N2 प्लस O2 प्लस N2O, ऐड हुआ रिएक्टेंट वाला बेटा। प्रोडक्ट देखो क्या है, ट्वाइस NO है प्लस N2 है प्लस 1/2 O2 है, ये है ना प्रोडक्ट में। जो कैंसिल करो यहाँ पर, देखो N2 से N2 कैंसिल हुआ कि नहीं, ये N2 से N2 कैंसिल हो गया, हुआ बेटा। यस सर। यहाँ हाफ O2 है, यहाँ पर फुल O2 है, कैंसिल करो, तो हाफ O2 से एक आधा O2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, N2O प्लस 1/2 O2, प्रोडक्ट साइड में क्या होगा बेटा, ट्वाइस NO, है ना, ये बचेगा। यस सर, आ गया। आया कि नहीं बेटा, सबको समझ में आ गया सर। आ गया यस सर। बस जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। पेपर चलाने पे बेटा काम होगा, पेन ऑन चलाओ कॉपी में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन छोड़ दो, सॉल्यूशन मैंने करा दिया ऊपर। आगे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सिग्निफिकेंस क्या है उसको देखेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो तीन सिग्निफिकेंस यहाँ पर लिखा गया है। तो सिग्निफिकेंस नंबर 1, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो, द वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc और Kp, ठीक है। द वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp सिग्निफाइज द फॉरवर्ड रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन आर वेरी नियरली सो। इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने स्पेस ले लिया, देखो यहाँ पर। तो Kc बहुत ज्यादा हो, Kc बहुत कम हो, Kc न तो बहुत ज्यादा हो न तो बहुत कम हो, इसका मतलब तीन चीज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अगर Kc बहुत ज्यादा, तो Kc क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, ये तो होता है, ये तो होता है बेटा Kc, है ना। अगर Kc बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा बेटा, है ना। प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत कम है, नेग्लेजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, है कि नहीं। यस सर। इसका मतलब रिएक्शन क्या हुआ बेटा, नियरली कंप्लीट हुआ कि नहीं, है कि नहीं बेटा। अगर तुम्हारे पास पूरा प्रोडक्ट है, थोड़ा सा रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट जो तुम्हारा रिएक्शन है नियरली कंप्लीट हो गया, यही बोल रहा है नंबर 1 में। अगर मान लो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हो, प्रोडक्ट बहुत कम हो, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हो, प्रोडक्ट बहुत कम हो, इसका मतलब क्या हुआ,
जो तुमने यहाँ पर मटेरियल डाला वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, अगर Yes, sir, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट Yes. बहुत कम है, इसका मतलब कि जो तुम रिएक्टेंट डाल रहे हो यहाँ पर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा रिएक्शन है ना, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में नहीं जा रहा है। ठीक है, a very small value of Kc or Kp signifies that the forward reaction does not occur at any significant extent। मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और अगर Kc या Kp का वैल्यू न तो बहुत ज्यादा न तो बहुत कम, इसका मतलब क्या है बेटा कि अब यहाँ पर रिएक्टेंट भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में है और प्रोडक्ट भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। इसका मतलब ये हुआ ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ लिखा होता है। यहाँ लिखा हुआ है ए रिएक्शन इज मोस्ट लाइकली टू रीच ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच both reactant and product are present in the numerical value of Kc and Kp is neither very large nor very small। ठीक है, मतलब वहां पर रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, दोनों में रिएक्शन चलेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो ये सिग्निफिकेंस है Kp और Kc का। तो यहाँ पर Kp लिखा हुआ, Kp मैं बता दूंगा अभी कुछ देर में। ठीक है, अभी कैसी तो समझ आ बेटा। Kp भी क्या है बेटा, एक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो मैं बताऊंगा। नोट कर लिया? यस Yes, sir. ओके, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उससे बेटा अगर तुम देखोगे कि जो स्टैंडर्ड बुक है वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट, जो भी इक्विलिब्रियम का वैल्यू बेटा है ना, जैसे Kc और एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, इस तरह दिया गया हो, ट्वाइस Hi इज इन इक्विलिब्रियम विद H2 प्लस I2, है ना, इस तरह दिया गया हो, तो Kc क्या होगा? Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Hi। तो कंसंट्रेशन मोलरिटी यूनिट क्या होता है? मोलरिटी होता है मोल पर लीटर, है ना। अगर तुम यूनिट लिखोगे तो मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी डिवाइड बाय मोलरिटी स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर 1 यूनिट लेस आ जाएगा, यूनिट लेस। तो कोई यूनिट नहीं आ रहा बेटा यहाँ पर। अगर मान लो इस रिएक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं दूसरा रिएक्शन में ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2, ये दूसरा इक्विलिब्रियम है। तो अगर तुम यहाँ पर Kc लिखोगे तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 PCl3 Cl2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, तो ये होगा मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी डिवाइड बाय मोलरिटी दैट इज इक्वल टू मोलरिटी। तो यहाँ पे यूनिट क्या है? मोलरिटी आ गया। मतलब तुमने रिएक्शन को चेंज किया, रिएक्शन को तुमने चेंज किया तो जो यूनिट है वो भी चेंज हो जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, है ना। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग आएगा। ठीक है, तो निकाल लोगे किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट? यस सर। ठीक है, कोई भी रिएक्शन दिया गया उसका तुम यूनिट निकाल सकते हो। तो कभी ये डायमेंशन लेस आएगा, देखो यहाँ पे डायमेंशन लेस आ गया, कभी उसका कुछ डायमेंशन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp। तो जो Kp था यहाँ पर आ गया, देखो, है ना, जो Kp पर देखा था वो आ गया, उसको स्टडी करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ Kp। तो ओपन करते हैं, तो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc इलस्ट्रेशन। तो 3 चीजें यहाँ पर पढ़ना है बेटा। तो नंबर 1 पे आते हैं यहाँ पर। तो नंबर 1 है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर? तो देखो बेटा, एक्सप्रेशन बहुत आसान है। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन दिया गया है जहां पर A, B, C और D सब के सब गैसियस स्टेट में है। ठीक है,
अब Yes, ए sir. बी सी डी का कंसंट्रेशन न देकर यहाँ पर क्या दिया गया बेटा, पी ए पी बी पी सी पी डी, ये क्या लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पी ए पी बी पी सी पी डी क्या है बेटा, ये सब पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो जिस तरह तुम केसी डिफाइन करते हो उसी तरह से केपी होगा, है ना। तो केपी तुम क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर, बस जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट था वहां तुम पार्शियल प्रेशर यूज करोगे। ठीक है, कंसंट्रेशन की जगह पर तुम पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, केपी इज इक्वल टू पीसी पावर सी पीडी पावर डी डिवाइड बाई पीए पावर ए पीबी पावर बी, यही था बेटा, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और हमेशा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं के इक्यू लिख दे रहा हूँ। के इक्यू मतलब यहाँ पर ये केसी भी हो सकता है, ये केपी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, के इक्विलिब्रियम। सो के इक्विलिब्रियम ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड के लिए K1 लिखा हुआ है, बैकवर्ड के लिए K2 लिखा हुआ है। ठीक है, सो Kp इज अगेन इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज़ टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज़ टू द पावर D डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज़ टू द पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज़ टू द पावर B। इस तरह से तुम Kp को लिख सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हें इस इक्वेशन का Kp लिखना हो, PCl5 इन गैसियस स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। तो PCl3 भी गैसियस स्टेट में, Cl2 भी गैसियस स्टेट में है। तो क्या लिखो बेटा, Kp इज इक्वल टू क्या होगा, Kp इज इक्वल टू बताओ सर PCl3 स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर पार्शियल प्रेशर होगा ना, PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। हाँ, जैसे एक और क्वेश्चन में इधर एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देख लो। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ट्वाइस HI in gaseous state is in equilibrium with H2 in gaseous state plus I2 in gaseous state। ठीक है, तो यहाँ पर Kp क्या होगा, H2 into I2 अपॉन में HI, नहीं PH2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइड बाय partial pressure of HI square। हाँ, ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा। एक मैं और दे रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, इसको ध्यान से करना। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है CaCO3 सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो पार्शियल प्रेशर, सॉरी यहाँ पर Kp क्या होगा बताओ, partial pressure of प्रेशर ऑफ CO2। CO2। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि बाकी सब तो सॉलिड में है। देखो सॉलिड को इग्नोर कर दोगे, नहीं लिखोगे, इसको भी इग्नोर कर दिया, इसको भी इग्नोर कर दिया, सॉलिड को इग्नोर करना है बिल्कुल। ठीक है, जिसका एक्टिव मास 1 है उसको इग्नोर कर दो, इग्नोर हो गया वो। ओके, तो सबको समझ में आ गया बेटा, एग्जांपल 1 2 3 तीनों समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir। जिसको समझ में नहीं आया मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे दिया गया है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। जो Kp है और Kc है ना, इसमें एक रिलेशन होता है। इस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है, बताना है क्या रिलेशन होता है बेटा। ठीक है, तो अब इसके लिए हाँ बेटा पूछो। सर जैसे Kp गैसेस के लिए है और जो Kc सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए है। नहीं, Kc सॉलिड के लिए नहीं है बेटा, सॉलिड के लिए एक्टिव मास 1 हो जाएगा ना। नहीं, solid जैसे के लिए कुछ Kp मतलब जब
केपी निकालते हैं तो उसमें सारी गैसेस स्टेट ही आती हैं। नहीं, देखो ये सॉलिड आ गया, देखो सॉलिड आ गया कि नहीं, यहाँ पे देखो सॉलिड है ना, उसका तो फिर बनी करना है ना। तो सॉलिड को इग्नोर करना है। अगर कैसे लिखा गया मतलब वहां पर एक्वस सोल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर सबका मोलरिटी दिया गया होगा। तो अगर मोलरिटी में तुम लिख रहे हो तो केसी होगा, अगर तुम पार्शियल प्रेशर में लिख रहे हो तो केपी होगा। बस इतना याद रखो, मोलरिटी अगर तुम लिखोगे तो केसी, अगर पार्शियल प्रेशर है तो केपी। भूल जाओ सॉलिड लिक्विड गैस ये सब क्या है, ठीक है। तो आगे हम लोग लिखना है यहाँ पर आगे ली चैटलेट्स प्रिंसिपल रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है। तो केपी एंड केसी इसको करने से पहले हम लोग ये बेटा एक चीज हम लोग जान जाते हैं कि क्या होता है। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, इसको मैं खुद ड्राइव करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक बेटा। तो मैं यहाँ पर स्पेस ले रहा हूँ, यस यहाँ पर स्पेस करा कर मैं यहाँ पर खुद से लिखूंगा, ठीक है। देखो पहली बात तो तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन समझ में आना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन एक टर्म तुमने सुना होगा क्लास 9th में, ठीक है। आइडियल, अगर नहीं सुना तो यहाँ मैं सुना रहा हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू nRT। पीवी इज इक्वल टू nRT। P यहाँ पर क्या है बेटा? P है प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। V क्या है बेटा? वॉल्यूम, ठीक है। N क्या है बेटा? N है नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स है। R है गैस कांस्टेंट, R को गैस कांस्टेंट लिखते हैं। R का 3 वैल्यू होता है, ठीक है। 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। दूसरा होता है 0.0821, ठीक है, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तीसरा होता है 1.9, इसको 2 मानो, ठीक है, मैं 1.9 को हटा दे रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 2 होता है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो R का 3 वैल्यू होता है 8.31 जूल कैलोरी पर मोल। अगर जूल में कुछ चीज निकालना हो, अगर एनर्जी जूल में दिया गया हो तो वहां पर R का वैल्यू 8.314 होता है यहाँ पर, ठीक है, 8.314। और अगर R का वैल्यू अगर तुम्हें एनर्जी एटीएम लीटर में दिया गया, एनर्जी का 3 यूनिट बेटा जूल होता है, एटीएम लीटर होता है, कैलोरी होता है, ठीक है। अगर एटीएम लीटर में दिया गया हो एनर्जी का यूनिट तो यहाँ पर R का वैल्यू होगा 0.0821। और अगर कैलोरी में दिया गया हो एनर्जी तो वहां पर R का वैल्यू होगा 2। तो ये 3 गैस कॉन्स जो R है, R का 3 वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। जो T है बेटा, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। T क्या है बेटा? टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस पूरे क्वेश्चन को तुम्हें याद रखना है, याद कर लोगे ना? यस सर। याद कर लोगे इसको, ठीक है, याद कर लोगे तो चलते आगे। अब इसी को अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखो केसी का इक्वेशन क्या होता है, केपी का क्या होता है। जैसे मैं केपी लिख रहा हूँ, केपी, तो केपी तुमने क्या लिखा था? केपी इज इक्वल टू द, बोलो बेटा, मान लो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B इज इन इक्विलिब्रियम विद C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। डी। तो इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए केपी का इक्वेशन बताओ बेटा। केपी क्या होगा? ऑफ C
होल पावर पार्शियल सी प्रेशर ऑफ सी पावर सी मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी अपॉन में डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होल Pressure of- पावर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होल पावर बी। ये सबको समझ आ रहा है बेटा? ये तुमने लिख दिया, ठीक है। तो इसको तुमने लिख दिया पॉइंट नंबर 1। अगर तुम्हें केपी लिखना हो, केपी सॉरी केसी, केपी तुमने लिख दिया, केसी लिखना हो, तो केसी क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पर सेम इक्वेशन के लिए केपी वैल्यू क्या होगा बताओ? सर स्क्वायर ब्रैकेट सी होल पावर सी स्क्वायर ब्रैकेट सी होल पावर सी मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट डी पावर डी ऑन में डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट ए होल पावर ए मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट बी होल पावर बी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 2 दोनों तुमने लिख दिया। यस अब सर। इस केपी और केसी में एक रिलेशन डेराइव कराना है, लिखना है, एक रिलेशन यहाँ पर बनाना है। तो अब देखो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है, मान लेते हैं यहाँ पर जो चारों गैस है ना, यहाँ पर ए बी सी डी, तो क्या इस रिलेशन तुम बीकर में करा पाओगे? एक बीकर लिया, बीकर में गैस ए मिक्स किया, गैस बी मिक्स किया, प्रोडक्ट सी और डी बना, तो बीकर में से गैस उड़ जाएगा ना बेटा? पैक करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा एक क्लोज्ड कंटेनर में होगा। इस तरह से कंटेनर होगा, है ना, ये कंटेनर है, इस क्लोज्ड कंटेनर में ये रिएक्शन होगा। मतलब यहाँ इस कंटेनर में क्या होगा? ए होगा, बी होगा, है ना। तो यहाँ पर तुम इसको बैलेंस समझते हो, सी होगा और डी होगा, ठीक है। इस कंटेनर का वॉल्यूम वी होगा, कैपिटल वी, पूरे कंटेनर का। तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? गैस का वॉल्यूम पूछा जाए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस ए, क्या बताओगे? किसी भी गैस का वॉल्यूम वही होता है जिस कंटेनर में गैस को रखा जाता है। तो मालूम है ना बेटा एक प्रॉपर्टी, गैस का प्रॉपर्टी, गैस को जिस भी कंटेनर में दोगे उस पूरे के पूरे कंटेनर में फैल जाएगा गैस, है ना, मालूम है ना? कंटेनर की वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम है। हाँ, ये तो पता होगा ना बेटा, ये क्लास 6 में बताया जाता सबको। ये अगर मान लो तुमने गैस लिया, गैस को तुमने दूसरे कंटेनर में डाल दिया, उस पूरे कंटेनर में गैस फैल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब तुमने थोड़ा सा गैस लिया लाइटर का, उसको रूम में खोल दिया, तो पूरे रूम में गैस फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा बताओ? यस सर, फैल जाएगा ना। यस सर। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? पूरा रूम तुम्हारा जो तुम्हारे रूम का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब क्या पूछा जाए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस ए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस बी, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस सी, दैट इज अगेन इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है ना? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो ये जो एक्सपेरिमेंट तुम परफॉर्म कर रहे हो, तुम परफॉर्म कर बेटा एक कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर तुमने टी रख लिया, ऐसा नहीं बेटा कि ए के लिए, तुम देखो कंटेनर तो एक ही है, तो जो टेम्परेचर गैस ए के लिए होगा वही बी के लिए होगा, है ना? बोलो। Yes, sir. वही सी के लिए होगा, वही डी के लिए होगा। Yes. और जो गैस कांस्टेंट आर है ना, ये भी तो एक कांस्टेंट है ना। सेम हो। तो इसका मतलब वी टी और आर क्या है बेटा? ए बी सी डी तीनों चारों के लिए कांस्टेंट होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ए का अलग होगा, नंबर ऑफ मोल्स बी का अलग होगा, नंबर ऑफ मोल्स सी का अलग होगा, नंबर ऑफ मोल्स डी का। इन चारों का जो नंबर ऑफ मोल्स वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा बताओ? बोलो। सर अलग अलग होंगे। Yes, sir. होगा. अलग अलग होगा, है ना। तो अब देखो अप्लाई, ठीक है, अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन और गैस ए। जो गैस ए है उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो। तो आइडियल इक्वेशन क्या है बेटा? पी ए, गैस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये होगा, है ना। तो पी वी इक्वल टू, जो पहले मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, तो आइडियल गैस इक्वेशन है क्या? ये है पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें अप्लाई करना है, तो गैस ए के लिए क्या लिखोगे? प्रेशर क्या होगा गैस ए का? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या होगा बेटा? गैस ए का वॉल्यूम क्या होगा? देखो वी है ना, कैपिटल Yes, sir. वी B. इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए क्या होगा बेटा? यहाँ देखो And A. एन ए लिखा है, एन ए। और आर क्या होगा गैस ए के लिए? सर आर यू R. आर होगा। और टी क्या होगा? T होगा. पी होगा, ठीक है। तुम्हें केवल पी ए निकालना, तो यहाँ पर तुम्हें पी ए निकालना है।
जो कि केपी में तुम सब वैल्यू रखोगे, तो पी ए, पी बी, पी डी और पी सी निकालना होगा। तो पी ए क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है, तुमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट है? नो सर। अब बताओ बेटा, जो मोलरिटी होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मोलरिटी का फॉर्मूला? जो मोलरिटी एम होता है, एम का फॉर्मूला याद है किसी को? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है एन डिवाइड बाय वी। तो यहाँ देखो क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये है क्या? यस सर। ये है क्या बेटा? मोलरिटी। मोलरिटी है। Molarity किस है। गैस का मोलरिटी होगा बेटा? यहाँ देखो सबस्क्रिप्ट ए लिखा होता है, किस गैस का मोलरिटी होगा? ये ए गैस। A का गैस ए का। तो यहाँ लिखूं पी ए इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ गैस ए इंटू आर टी, ये होगा कि नहीं बेटा? यस सर। है ना? इसको मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ए, स्मॉल ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप देखो इतना तुमने कर लिया, तो बी सी डी के लिए भी तुम निकालोगे, तो यहाँ लिखोगे सिमिलरली, वो भी ठीक है। ऐसे। तो सिमिलरली आ जाएगा। तो पी बी क्या होगा? पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूं मेरे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बी इनटू आर आर टी, RT इसके लिए तो स्मॉल बी। अगर तुम्हें लिखना हो पी सी, तो पी सी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट सी इंटू आर टी, to RT हो जाएगा सी। अगर पी टी निकालना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट डी इंटू आर टी, ठीक है। तो ए बी सी डी तुमने चारों को निकाल लिया। तो अब ये जो ए बी सी डी है, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 में रखो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ए बी सी डी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो इक्वेशन 1 है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पर? देखो इक्वेशन नंबर 1, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि मुझे इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे। छोटा मैंने कर दिया, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखूँ केपी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 केपी में लिख दे रहा हूँ, केपी इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर सी पावर सी। तो पार्शियल प्रेशर सी क्या है यहाँ पर? स्क्वायर ब्रैकेट सी पावर सी इंटू आर टी, है ना, मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट डी इंटू आर टी रेज टू द पावर, है ना। यहाँ पर जो पावर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पर रेज टू द पावर क्या होगा बेटा? डी होगा डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट ए आर टी पावर ए स्क्वायर ब्रैकेट बी आर टी पावर बी। इसको ध्यान से देखो बेटा, सर ऐसे कर दिया, स्क्रीन नहीं आ रही। तो पहले इतना देखो बेटा, इतना जो मैंने लिखा इसमें कोई डाउट नहीं, स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ओके सर। जिसको भी दिखा रहा है बेटा वो देखो, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। नहीं सर। नो सर। तो ये मैंने बड़ा कर दिया, जिम कर दिया, वापस अपनी पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो तुम लोग हेल्प करोगे मेरा। तो अब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जो केपी है, केपी इज इक्वल टू, अब मुझे जो आरटी है, आरटी को अलग करना है, स्क्वायर ब्रैकेट वाले को अलग करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट पहले लिख देता हूँ बेटा, देखो स्क्वायर ब्रैकेट सी, इसकी पावर सी आएगा कि नहीं? देखो यहाँ पर होल सी है, तो सी आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट डी पावर डी आ जाएगा, डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ए पावर ए स्क्वायर ब्रैकेट बी पावर बी, मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो आर टी यहाँ पर है, आर टी आर टी आर टी आर टी, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर टी, आर टी, यहाँ पर आर टी पावर क्या होगा बेटा? सी प्लस डी, जो कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट वो ऐड हो जाएगा, सी प्लस डी, है ना। और डिनोमिनेटर का जो कोएफिशिएंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला,
ये सब्ट्रैक्ट Yes. कर दोगे ना जो यस सर डिवाइड में Yes, माइनस sir. ए प्लस बी, यस सर। ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो टर्म है इसको तुम क्या बोलोगे, ये क्या है बेटा, ये जो टर्म है क्या है, ये होल फ्रैक्शन हो गया। मोल ऑफ फ्रैक्शन नहीं है, ये टर्म है, इसको ध्यान से देखो, ये केसी है कि नहीं है, देखो केसी है सर, केसी। Yes, sir. देखो केसी मैंने ये लिखा था, केसी को देखो और यहाँ पर केसी को देखो, है ना, दोनों सेम है Yes, ना, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हेंस केपी इज इक्वल टू केसी मल्टीप्लाइड बाई आर टी पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, where delta ng is equal to difference in gaseous number of moles of product to reactant। ये है कि नहीं बेटा, बताओ डेल्टा एन जी क्या है, C Yes, sir. प्लस डी माइनस ए प्लस बी, तो C प्लस डी क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये तो है ना बेटा। देखो इक्वेशन को देखो जो तुमने क्या लिखा है, ठीक है, जो इक्वेशन मैंने बनाया है, देखो C प्लस डी क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और A प्लस बी क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो C प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये क्या हुआ बेटा, डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी क्या होगा, डिफरेंस इन गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है। इसको नोट कर लो। Yes. तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें याद करना है केवल और केवल इस इक्वेशन को, ठीक है, बस ये याद रखना है, बाकी ये जो डेरिवेशन है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो डेरिवेशन है बेटा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो नोट कर लिया होगा सबने, डेरिवेशन भी साथ साथ लिख लिया होगा, या Yes. स्क्रीनशॉट लोगे, छोटा कर दो, लिख लिया है ना, Yes, sir. ओके। तो आगे नीचे चलते हैं, आगे लिखा गया इलस्ट्रेशंस, तो कुछ एग्जांपल करेंगे जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। तो ढेर सारा इलस्ट्रेशन यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 10 इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो धीमे धीमे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है एक इक्वेशन, सॉल्यूशन को मैं हाइड कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो दिया गया है एट 27 डिग्री सेल्सियस Kp value for reaction is 0.1 atm, calculate its Kc value। तो Kp दिया गया है, देखो Kp दिया गया है ना, Kp दिया गया है 0.1 Yes, sir. atm, Kc पूछ रहा Yes. है, ठीक है। तो Kp दिया गया है, Kc पूछ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए बेटा, R तो गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तुम्हें नोट कर लोगे। T क्या है बेटा, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर किस में लिखना है बेटा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना है। Kelvin में. तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। तो आर टी को मालूम हो गया। डेल्टा एन जी क्या होगा, डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स अप टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, बताओ, कोई बता दे मुझे, डेल्टा एन जी क्या होगा यहाँ पर। Sir, 27 degree Celsius. तो डेल्टा एन जी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, कितने गैस है यहाँ पर प्रोडक्ट में, देखो एक गैस है यहाँ पर, देखो CO2 तो गैस है केवल, CO2 1 है ना, सॉलिड को इग्नोर करोगे, ये इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। माइनस रिएक्टेंट में कितने गैस है, 0, कोई गैस नहीं है, 0, ठीक है। तो डेल्टा एन जी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो एक एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटा, Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर 1, है ना। तो Kp का वैल्यू दिया गया है 0.1 atm, ठीक है। तो Kc तुम्हें निकालना है, R का वैल्यू क्या होगा बेटा, यहाँ देखो जो तुम्हारा प्रेशर है Kp का वैल्यू दिया गया है एटीएम में दिया गया है, ठीक है। तो एटीएम वाला यूनिट देखो कहाँ पर है, देखो एटीएम वाला यूनिट, आर का यूनिट देखो एटीएम में, एटीएम यहाँ दिख रहा है,
दिख रहा है बेटा एटीएम? यस सर। तो आर का वैल्यू Yes, क्या sir. लेना है बेटा? 0.0821। तो आर का वैल्यू ये लोगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है केपी का एटीएम दिया गया है, तो आर का वैल्यू रखोगे यहाँ पर 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 300 है ना, मल्टी रेस्ट टू द पावर 1। तो केसी आ जाएगा यहाँ से, केसी इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 300 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है आंसर, इसको तुम लोग नोट करो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। सर एक बार डेल्टा एन जी बता दो दोबारा। डेल्टा एनजी क्या होता है बेटा? डेफिनेशन पहले देखो पढ़ो। डेल्टा एनजी डिफरेंस इन गैसियस, याद रखो बेटा, गैसियस, जो टर्म यहाँ दिया गया गैसियस, ठीक है, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो केवल गैस को देखना है, सॉलिड को भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो प्रोडक्ट में कितने गैस है बेटा? देखो एक CO2 है ना, 1 हो जाएगा, यस सर। है ना। रिएक्टेंट में कोई गैस है? नहीं है, ठीक है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, समझेंगे, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें समझना है तो, ठीक है। इस एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल दिया गया है PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद Cl2 प्लस PCl3। अब यहाँ पर डेल्टा एनजी क्या होगा? क्योंकि सब सब गैसेस स्टेट में है ना, तो डेल्टा एनजी क्या होगा? बोलो बेटा, दो गैस है कि नहीं? देखो यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस रिएक्टेंट क्या है बेटा? यहाँ पर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल देखो, P सॉलिड, बोरान यहाँ पर है, ठीक है, +3/2 F2, फ्लोरीन यहाँ पर गैस स्टेट में है, और ये बन गया बेटा BF3 गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पर डेल्टा एनजी क्या होगा? बताओ बेटा, डेल्टा एनजी क्या होगा? देखो गैस क्या है यहाँ पर? गैस ये है, गैस ये है, ये तो सॉलिड में है ना बोरान, इसको इग्नोर कर दोगे तो 1 माइनस 3/2, ठीक है, तो क्या बचेगा? -1/2। तो माइनस में आ रहा डेल्टा है। एनजी का वैल्यू क्या होगा? -1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से निकालोगे। तो ये मैंने 2 एग्जांपल बताया था, तो ये इसका पार्ट नहीं क्वेश्चन का। आगे चले लेसन नंबर 2 पर। यस सर। अभी तो डिफिकल्ट एग्जांपल है, तो मैं सोचा थोड़ा सा आसान वाला पहले करा दे। ये तो 10th वाला नहीं करना है, 10th वाला क्या कहता है? हाँ ये वाला देखो आसान आ गया, ठीक है। ये पहले 8 वाला कर लेंगे, ठीक है, जो 8 दिया गया है इसको कर लेंगे। तो 8 में क्या दिया गया बेटा? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? बेटा सब करेंगे यहाँ पे, जितना दिया गया है यहाँ पे इलस्ट्रेशन सबको करना है, लेकिन जो आसान पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल करेंगे। मैं सबको ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो तुम लोग सबको नोट कर लोगे क्वेश्चंस को, लेकिन इस क्वेश्चन पहले कर लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? इफ यहाँ देखो दिया गया है A + D का तुम्हें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, A + D का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, और 3 इक्वेशन यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पर बाकी जितने भी इक्वेशन है सबको दिया गया है। A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, इसका K1 दिया गया, K1 = B इज इन इक्विलिब्रियम विद C, यहाँ पर K2 दिया गया 5C इक्विलिब्रियम, यहाँ पर K3 दिया गया है 3। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन तो कैसे बनाओगे बताओ? फर्स्ट वाले तुम्हें निकालना है K, कैसे निकालोगे? कैसे बने बेटा? इन तीनों को ऐड कर दो, देखो इन तीनों को ऐड करोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, A इन इक्विलिब्रियम विद D आ जाएगा कि नहीं बेटा? ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों को ऐड करो
तो ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बोलो Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन, 30 कैसे क्या होगा, K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय K3 होगा ना, K3. Yes, 2 sir. मल्टीप्लाइड Yes, बाय sir. 5 मल्टीप्लाइड 5 बाय into 3 3, 30. 30 30 आ जाएगा। ये आसान था इसलिए मैंने पहले करा दिया, तो यहाँ पर आंसर दिया है K इज इक्वल टू 30। चलो इस क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी आसान है, तो मैं रेज कर देता हूँ। इसका मैं सॉल्यूशन हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको करना है बेटा, करो, करके बताओ। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो वहां पर केपी और केसी तुम्हें बताना है। तो केपी कैसे लिखोगे, केपी क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ना केपी। अगर केपी निकालो, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर, ये होगा ना, बोलो। यस सर और बोलो क्या लिखो डिनोमिनेटर में, सर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन Pass. मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। ठीक है। ये होगा केसी, क्या होगा केसी का लिखना हो, केसी सर स्क्वायर ब्रैकेट NH3 स्क्वायर ऑन में स्क्वायर N2 और मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट H2 होल क्यूब। ठीक है। ये हो गया, केपी भी आ गया, केसी भी आ गया। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, यहाँ जो सेकंड दिया गया है 2, फाइंड आउट द हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये इन दोनों बताना कौन हेटेरोजेनस है कौन होमोजेनियस, बताओ बताओ बेटा, इन दोनों में कौन होमोजेनियस है। फर्स्ट हेटेरोजेनस, सेकंड फर्स्ट वाला है हेटेरो, ठीक है, हेटेरोजेनियस हो जाएगा। और सेकंड वाला देखो सबको सब गैसियस स्टेट में है ना, ये क्या होगा बेटा, होमोजेनियस, ठीक है। तो आसान था ना ये वाला क्वेश्चन। यस सर ठीक है। तो यहाँ पे दिखा है सेकंड में K इज ए हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, ओके। तो ये हो गया, और आगे देखते हैं और भी कोई, इसका नोट कर लो, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन में नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन करना है सर, एक सेकंड। कर लिया नोट बेटा, यस Yes, सर sir. कर लिया। चलो बाकी सब क्वेश्चन उस तरह से है। तो अब यहाँ पे चलते हैं सीरियल वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको पहले करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ए वेसल at 1000 Kelvin contains CO2 gas with a pressure of 0.5 atm. Some CO2 is converted into CO on addition of graphite. What is the value of Kp if total pressure at equilibrium is 0.8 atm? ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना होगा बेटा, अगर इस तरह से स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट को रिएक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर दिया गया बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक वेसल था, है ना, इस तरह से एक क्लोज्ड कंटेनर रहा होगा, और इस कंटेनर में जो टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर दिया गया 1000 केल्विन, ठीक है। इस कंटेनर में क्या कंटेंट है, कंटेनर कंटेन CO2, ठीक है, विथ पार्शियल प्रेशर, जो CO2 है, CO2 का पार्शियल प्रेशर दिया गया है 0.5 atm, ये दिया गया है। तो इसको फिर क्या किया बेटा, सम ऑफ CO2 इज कन्वर्टेड इनटू CO, जो CO2 है इसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, CO में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा CO2 CO में, बाय द एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ। ग्रेफाइट होता क्या है, किसका अलग ट्रोप्स होता है बेटा, ग्रेफाइट कार्बन का।
कार्बन का, तो ग्रेफाइट का फॉर्मूला वही होगा जो कार्बन का होगा, है ना। तो कार्बन का C होता है, तो ग्रेफाइट का भी क्या होगा, C होगा। डायमंड को बेटा, तो डायमंड का फॉर्मूला क्या होगा, वो भी यही होगा फिर। ये वो भी यही होगा, है ना। तो जितने भी एलोट्रोप्स उसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट है, यहाँ तुमने CS लिखा क्योंकि जो कार्बन सॉलिड होता है, ग्रेफाइट भी सॉलिड होगा। जैसे तुमने S लिख दिया, CO2 और CO ये सब क्या बेटा, गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो CO2, अब इसको तुम्हें बैलेंस करना है, ठीक है। तो रिएक्शन देखो क्या बैलेंस है, यहाँ क्यों लगा दो, बैलेंस हो गया, क्यों लगा दिया, बैलेंस हो गया ना पूरा का पूरा। Yes, sir. तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो। इक्वेशन बनाने में किसी कोई डाउट नहीं है ना, बना लोगे इस तरह से इक्वेशन, ठीक है। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एट 1000 केल्विन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो CO2 है ना, टाइम t इक्वल टू 0, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट होने वाला था, तो केवल तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना था बेटा, 0.5 atm, ठीक है। कार्बन भी नहीं था, CO भी नहीं था। फिर तुमने कुछ चारकोल, इसमें कुछ ग्रेफाइट डाला, है ना। जब तुम इसमें ग्रेफाइट डालोगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। तो मान लेते हैं 0.5 में से कुछ कार्बन रिएक्ट किया, ठीक है, कुछ कार्बन यहाँ से रिएक्ट किया, और क्या बन गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, CO बन जाएगा। तो अगर देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो कितना CO बनेगा, रिएक्शन को देखो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखो, इसका जो कोएफिशिएंट उसको देखो, दिख रहा है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 से 2 बनेगा कि नहीं, बताओ सबके सब बोलो। Yes, sir. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से 2 मोल CO बनेगा। तो यहाँ पे कितना रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ कितना रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.5 नहीं x देखो 0.5 तो 5 स्टार्टिंग में पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं किया, सम देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू CO। कितना सम का वैल्यू तुमने कितना लिया बेटा, x लिया, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड CO में कन्वर्ट हुआ था, जितना कन्वर्ट होगा उसका डबल बनेगा ना, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा उसका डबल बनेगा CO। तो 2x लिख दो यहाँ पर, 2x, Yes, sir. ठीक है, तो लिख दिया तुमने। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो बेटा, यहाँ तक नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे दिया गया है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 atm, ठीक है। फिर इसका टोटल प्रेशर निकाला गया, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, डाल्टन्स लॉ से, है ना। तो टोटल प्रेशर क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, ये तो होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्विलिब्रियम पर कितना है, बताओ, इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.5 माइनस x होगा कि नहीं, देखो, है ना। Yes, sir. जो कार्बन है, कार्बन तो सॉलिड में है, तो सॉलिड का कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होता, इसको 0 लिख दो, इग्नोर करोगे सॉलिड को, ठीक है, इग्नोर कर दिया। क्योंकि सॉलिड का कोई पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैस का ही पार्शियल प्रेशर होगा बेटा, सॉलिड को 0 लिखोगे, 0 रख दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना बेटा, 2x है, लिख दो 2x, इक्विलिब्रियम पर लिख दिया 2x, और टोटल प्रेशर दिया गया है 0.8 लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद तुम क्या निकालोगे, x का वैल्यू निकालोगे, तो यह जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 0.5 प्लस x, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 0.3 आ गया। सबको समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा सबको ये बात, PC 0 क्यों रखा? तुम बताओ, कार्बन सॉलिड में है कि नहीं, Yes, sir. कार्बन सॉलिड है ना, तो सॉलिड का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अगर तुम्हें सॉलिड हो बेटा, कोई हीट रखो बेटा, हीट का कोई प्रेशर होगा, कोई गैस तो है नहीं ना वहां पर, यस सर, 0। ठीक है, तो उसको 0 रख दोगे, 0, ठीक है। Yes, sir. तो x का वैल्यू मिल गया,
अब तुम्हें निकालना क्या है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है केपी, तो केपी क्या होगा, केपी इज इक्वल टू, बोलो बेटा केपी का एक्सप्रेशन बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि कार्बन सॉलिड है, सॉलिड को 1 रखोगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO मतलब 2x स्क्वायर, ये तो होगा बेटा। देखो इक्विलिब्रियम पर CO कितना है, 2x है ना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। CO2 कितना है बेटा, 0.5 माइनस x, ठीक है, x को तुम्हें निकाल लिया 0.3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 स्क्वायर डिवाइड बाई 0.5 माइनस 0.3, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 0.6 स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या होगा बेटा 0.2, ये तो होगा ना, बोलो। Yes, sir. 0.36 डिवाइड बाई 2, 0.2, तो ये कितना है बेटा 1.8 आ जाएगा सॉल्व करने पर। Yes, sir. तो आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आंसर आ जाएगा 1.8 ATM आ जाएगा, है कि नहीं ATM? एक चीज समझ नहीं, क्या आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ C ऊपर में 0 लिया था और KP में 1। पार्शियल प्रेशर और एक्टिव मास अलग अलग होता है नालायक। सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, सॉलिड का, ये सुनो पहले मेरी बात, सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, सॉलिड का Sir, नहीं होता है। यूनिट होता है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. यस सर। सॉलिड का एक्टिव मास यूनिट होता है, कितनी बार मैंने बताया हूँ, सॉलिड का एक्टिव मास यूनिट होता है। तो जो केपी है, केपी में क्या रखा तुमने, ये एक्टिव मास होता है यहाँ पर केपी में, केपी में सब एक्टिव मास होता है, तो केपी में क्या लिखोगे 1 रखोगे। अब यहाँ पर प्रेशर है, तो प्रेशर का यहाँ पर एक्टिव मास नहीं होता बेटा, डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ में एक्टिव मास नहीं होता है, तो आप तुम प्रेशर रखते हो, ठीक है, एक्चुअल प्रेशर, तो सॉलिड का प्रेशर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये एक्टिव मास है, एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास, तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 होगा। सॉलिड का प्रेशर क्या होगा, ये प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर 0 होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तुमसे। कर लिया सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं, नेक्स्ट मतलब कल, बैक टू बैक क्लासेस है, 6 क्लासेस है मेरा इस वीक केमिस्ट्री में, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया मैं दोबारा बताऊंगा, कल मैं दोबारा बताऊंगा। ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, ढेर सारा क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 है ना, 7, 8, 9, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय बाय सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. Bye, sir. Bye, sir.